हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लेक्चर सीरीज में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ा एंड डायरेक्टरी रूल के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वुमेन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वुमेन्स की जो पोजीशन थी, हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स को पैसिव सिटीजन माना जाता था, उन्हें किसी भी तरह का राइट नहीं दिया गया था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड राइट्स ये सभी अवेलेबल नहीं थे वुमेन्स को। तो वुमेन्स अपने इन सभी राइट को पाने के लिए रिवॉल्यूशन कर रही थी और उनका क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रिवॉल्यूशन। वुमेन जो है रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी। उनको उम्मीद था, दे होप डैट, वो लोग उम्मीद करती थी, देयर इन्वॉल्वमेंट, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है रिवॉल्यूशन में, वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। यानी वुमेन्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट करती थी इस उम्मीद के साथ कि उनका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, उनके ऊपर दबाव डालेगा, जिससे कि वे लोग वुमेन्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक जो है सॉलिड एंड बेटर जो है मेजर्स, स्टेप्स ले सकें। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क। जो थर्ड स्टेट की वर्क थी, क्लर्गी और नोबेल तो प्रोस्पेरस क्लास था, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज ए लॉन्ड्रेस, सेलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल। यानी थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उन्हें किस तरह से वर्क करना पड़ता था, ठीक है, जनरली ओके, ठीक है ना। वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लॉन्ग लिविंग, ठीक है, फॉर दी लॉन्ड्रेस, एज अ लॉन्ड्री हाउस में वर्क करना पड़ता था, सेलर्स की तरह वर्क करना पड़ता था, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह वर्क करना पड़ता था, जो प्रोस्पेरस हाउसेस थे। वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू जॉब ट्रेनिंग। वुमेन्स को किसी तरह की जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोई राइट नहीं था इन फ्रांस उस समय तक, ठीक है। जो वुमेन्स की वेजेज वगैरह थे, देयर वेजेज वेयर लोअर देन दोज ऑफ मैन। जो वेज एक मैन को दिया जाता था उससे बहुत ही कम वेजेज पे वुमेन को काम करना पड़ता था। सो वे लोग अपने इंटरेस्ट, अपनी डिमांड को डिस्कस करने के लिए वुमेन इन फ्रांस स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। वे लोग अपनी डिमांड, अपनी जो वॉइस है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उन सभी को डिस्कस करने के लिए, पब्लिक के सामने रखने के लिए, गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए वुमेन्स ने अपना पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में जो सबसे फेमस वुमेन क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था, वो था द सोसाइटी ऑफ, ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये बहुत ही फेमस वुमेन पॉलिटिकल क्लब था जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वुमेन के डिमांड को बिफोर गवर्नमेंट प्रेजेंट करने के लिए। वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एक्टिव और पैसिव सिटीजन में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में पास किया गया था, and this constitution was drafted by National Assembly gathered in indoor stadium, tennis stadium of Versailles। इन्होंने जो पास किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वुमेन को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। सो वुमेन वेर डिसअपॉइंटेड विद दिस एक्ट। दे डिमांडेड, वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट। यानी वुमेन्स का डिमांड क्या था, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड एज असेंबली टू दी असेंबली। यानी कि जो नेशनल असेंबली में है, नेशनल असेंबली बनाया गया है, उसमें वुमेन को भी इलेक्ट किया जाए, एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। यानी वुमेन भी पॉलिटिकल पार्टी रन कर सकें, पॉलिटिकल पार्टी को चला सकें, पॉलिटिकल ऑफिस ओपन कर सकें, ऐसा वुमेन का डिमांड था।
ठीक है। शुरुआती दिनों में इन द अर्ली ईयर्स जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है डिड नॉट इंट्रोड्यूस द लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वोमेन। शुरुआत के दिनों में जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फ्रांस में बन गया आफ्टर 1791, सो इनिशियली ये लोग जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिए वोमेन की तरफ, और उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया जिससे कि वोमेन की जो लाइफ ऑफ वोमेन है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। लेकिन बाद में कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट किए गए, जैसे कि स्टेट स्कूल क्रिएट किया गया। बाय क्रिएटिंग ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग ऑल गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है ना। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। ऐसा भी प्रोविजन किया गया कि कोई भी फादर, देयर फादर यानी वोमेन्स के फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स्ड, उन्हें लॉन्गर टाइम तक या ज़्यादा जो है उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी यानी कोई वोमेन है, लड़की है, गर्ल्स है, तो वो जिससे मैरिज करना चाहती है उसी से कर सकती है। उसके फादर उसके विल के अगेंस्ट मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। ऐसा जो है स्टेप लिया गया। एजुकेशन स्कूलिंग जो है ऑल गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर ही दिया गया। ये लेटर टाइम में, बाद में ये सभी जो है इम्प्रूवमेंट किए गए, वुमेन्स लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए। मैरिज जो है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया एंड मैरिज वगैरह अंडर सिविल लॉ रजिस्टर्ड किया जाने लगा। डाइवोर्स को, चौथा जो यानी कि वुमेन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया, उसमें पहला क्या था कि स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। थर्ड था मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। एंड फोर्थ, डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। जो डाइवोर्स सिस्टम है, ठीक है ना, तलाक, वो जो है लीगल कर दिया गया, यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों जो है तलाक का पिटीशन फाइल कर सकते हैं, दोनों कोर्ट में जा सकते हैं जो है किसके लिए, तलाक लेने के लिए, ठीक है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन, वुमेन को फिफ्थ जो इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप लिया गया, वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन अ स्मॉल बिजनेस। वुमेन जो है जॉब कर सकती हैं, जॉब के लिए वो ट्रेनिंग ले सकती हैं, आर्टिस्ट बन सकती हैं या स्मॉल बिजनेस भी वो रन कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा मेजर स्टेप जो है लिया गया वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जो रेन ऑफ टेरर था, ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर हम लोग जानते हैं 1793 से 1794 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसके रेजिम को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में देखा है, पढ़ा है। तो ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट, जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट थी, उसने एक लॉ इशू किया था जिसमें ऑर्डर था जितने भी वुमेन्स क्लब हैं और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बंद कर दिया जाए और बैन कर दिया जाए, यानी क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर ये ऐसा लॉ बनाया था, ऑर्डर इशू किया था। बहुत ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय भी वुमेन ने उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया, प्रोटेस्ट किए, लेकिन उन्हें सप्रेस कर दिया गया। मेनी वुमेन वेयर अरेस्टेड, बहुत सारी वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया, एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, यानी ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ रोबेस्पियर बहुत सारे वुमेन को, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसमें से एक थी ओलंपे डी गॉजेस। ओलंपे डी गॉजेस अ वेरी हीरोइक एंड ब्रेव वुमेन थी, जिन्होंने वुमेन्स राइट के लिए प्रोटेस्ट किया, रिवोल्यूशन किया, रिवोल्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, लेकिन फाइनली इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था, वही गुलोटिन कर दिया जाता था, ठीक है ना। फाइनली फ्रांस में एक ऐसा दिन आता है 1946 में जब वुमेन को राइट टू वोट ग्रांट कर दिया जाता है, और ये वुमेन के लॉन्ग स्टैंडिंग रिवॉल्यूशन का ही रिजल्ट था, ठीक है।
तो ये था इनका रिवॉल्यूशन वुमेन का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे, ये है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। देखो कैसे स्टार्ट हुआ इसमें हम लोग देखेंगे। जो रोबेस्पियरे रिजीम था, या हम यूँ कह सके कि जो जैकोबिन रिजीम था, उसका सबसे जो मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था वह था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। ठीक है, सबसे मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रिजिम का। एंड जैकोबिन रिजिम का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। स्लेवरी क्रिएट कैसे हुआ, स्लेव ट्रेड कैसे बना, क्यों हुआ स्लेव ट्रेड? ठीक है ना, एक्चुअली यूरोपियन जो पीपल थे, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो यूरोपियन पीपल काम करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, जब वो काम करना नहीं चाहते थे तो यूरोप में बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ जैसे शुगर, कॉफ़ी, टोबैको, इंडिगो, इन सब की सप्लाई कम होने लगी। सप्लाई इनका जो है रिडक्शन होने लगा, रिड्यूस होने लगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें सप्लाई होती थी कैरिबियन कंट्री से, सैन डियागो, सैन डोमिंगो, ठीक है ना, ये सभी बहुत सारी कंट्री थी कैरिबियन जहाँ से टोबैको, इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर, ये सभी सप्लाई होता था यूरोपियन मार्केट में। लेकिन अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द कॉलोनीज इन कैरिबियन which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, coffee, created a shortage of labor on the plantation. Thus slave trade began in the 17th century. क्योंकि यूरोपियन लोग काम करने जाते ही नहीं थे, तो काम लोग चाहिए ना, प्लांटेशन वर्कर में ये सभी तो हैवी लेबर इंटेंसिव फील्ड एक्टिविटी है, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर, टोबैको प्लांटेशन। सो जो कैरिबियन कॉलोनीज में, कैरिबियन कंट्री में जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश थे यूरोपियन कंट्री के, वहाँ पे लोगों की कमी होने लगी, काम करने वालों की, तो सप्लाई भी कम होने लगा। तो इस वजह से 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। जो फ्रेंच मर्चेंट हैं, फ्रेंच मर्चेंट, ये दो पोर्ट थे, बोर्डियोक्स एंड नांटे। इन दोनों पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे और वहाँ पे जो लोकल चिफ्टेन होते थे, चिफ्टेन मतलब लोकल ट्रेडर होते हैं जो एक तरह से ट्रेड में पार्टनर होते हैं। अब ये क्या थे कि यूरोपियन जो ट्रेडर थे वो आते थे अफ्रीका में और इनसे संपर्क करते थे। यूरोपियन ट्रेडर इन चिफ्टेन से संपर्क करते थे और ये लोग ऑलरेडी स्लेव अपना खरीद करके रखते थे और ये सभी स्लेव उन ट्रेडर को बेच देते थे। वहाँ से जब स्लेव बेच दिए जाते थे, उसके बाद एक लॉन्ग जर्नी शुरू होती थी। पहले उनको ब्रांडेड किया जाता था, यानी डिफरेंट जो कंपनी थी, जो स्लेव ट्रेड में जो ट्रेडर इन्वॉल्व थे, वो लोग अपना अपना ब्रांडिंग रखते थे, ठीक है ना, अपना नाम वो सब जो भी, तो उनको ब्रांडेड एंड सेकल्ड किया जाता। सेकल्ड मतलब लोहे का एक ठप्पा होता है जिसको गर्म करके उनके स्किन पे टच कर दिया जाता था, वो दाग हो जाता था और उससे नाम वगैरह, उनका नंबर, बैच, नेम सब फिक्स हो जाता था। तो उनको ब्रांडेड एंड सेकल्ड किया जाता था। उसके बाद स्लेव को शिप्स में, जो समुद्री जहाज होते हैं, उसमें टाइटली पैक किया जाता था। मतलब टाइटली पैक का मतलब जहाँ पे 10 लोगों के जाने का जगह है, वहाँ 20 लोग, 25 लोग एक साथ रख दिए जाते थे, तो वो मूव नहीं कर पाते थे। काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होकर के लोग ट्रैवल करते थे। और उसके बाद 3 मंथ लॉन्ग वॉयज, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा होता है, ठीक है, तो 3 मंथ लॉन्ग वॉयज स्टार्ट होता था अक्रॉस अटलांटिक ओशियन, और उससे होकर के तब वे लोग जो है कैरिबियन कंट्री में जाते थे और वहाँ पे उनको जो है प्लांटेशन ऑनर को सेल कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। जब इस तरह से स्लेव ट्रेड होने लगा तो ड्यू टू स्लेव ट्रेड स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, उनके लेबर का, ठीक है ना, यानी रात दिन उनसे काम कराया जाता था बिना खाना दिए। कभी मर्जी हुआ तो खाना दे दिए, नहीं मर्जी हुआ तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। वो मर जाते थे काम करते करते, कोई पूछने वाला नहीं होता था, मर गए उनको फेंक देते थे लोग ऐसे ही, ठीक है ना। तो अब उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता था लेबरर्स को कि वो लोग डे एंड नाइट काम करते थे। ड्यू टू सच लेबर
ड्यू टू सच काइंड ऑफ वर्क जो यूरोप में इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर की डिमांड थी जो कि बढ़ रही थी डे बाय डे, उसके डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा था। जो पोर्ट सिटीज़ थी जैसे बॉर्डियोक्स एंड नांटे, इनका अपना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी था, इनकी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम थे और ये इकोनॉमिक सिस्टम फ्लोरिश कर रहे थे किस पे? ओनली ऑन स्लेव ट्रेड। जो नेशनल असेंबली है, फ्रांस के नेशनल असेंबली में एक लॉन्ग डिबेट चला अबाउट वेदर द राइट ऑफ मेन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट। नेशनल असेंबली में एक डिबेट हुआ, डिबेट चला लंबे समय तक कि राइट